अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। देखिए, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but become a narrow creed with limited ends। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी था, कब का, 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, जैसे कि 1800 से लेकर 1850 के से जब तक टाइम था, उस समय नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो अपने आदर्शों को लेकर चला। मतलब लिबरल, लिबर्टी, फ्रीडम का आइडिया चला, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आइडिया, उसकी वो सब भावनाएं, सेंटिमेंट्स नेशनलिज्म के साथ चली। पर बाद में जब लास्ट क्वार्टर आया, मतलब 1875 के बाद का जब समय आया, उस समय से नेशनलिज्म के ये सब सेंटिमेंट्स खो गया और एक संकीर्ण पथ बन गया। मतलब पतला सा ऐसे करके पथ बन गया, जहाँ पे जो बस नेशनलिज्म के जो में फैथ करने वाले, नेशनलिज्म में आस्था रखने वाले ही लोग इसको फॉलो कर रहे थे और इसके एम्स लिमिटेड हो गए। मतलब ये और ज़्यादा ब्रॉडली नहीं बढ़ पाया ड्यूरिंग जैसे उसको बढ़ना चाहिए था। मतलब नेशनलिज्म का आइडिया लिबर्टी और डेमोक्रेसी के थ्रू ज़्यादा बढ़ने में नहीं सहयोग किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to the war। तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जैसे कि यंग इंडिया, यंग इटली, ये सब नाम बहुत ही असहनीय हो गए। जो कुछ कंजर्वेटिव्स के थे, कुछ लिबरल्स के थे, ये सब बहुत ही एक दूसरे के प्रति असहनीय हो गए। इन सब में असहिष्णुता आने लगी और ये सब वॉर करने के लिए भी तैयार हो गए। द मेजर यूरोपियन पावर्स, जो यूरोपियन पावर्स थे, जो मोनार्की को चाहते थे, वो सब नेशनलिस्ट की आकांक्षाएं को चालाकी से अपना इम्पेरियलिज्म एम्स पूरा करने के लिए अपनाने लगे। ठीक ना, मैनिपुलेशन मतलब चालाकी से काम करना, और एस्पिरेशन मतलब नेशनलिस्ट एस्पिरेशन मतलब नेशन की आकांक्षा। ठीक, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कान्स। तो नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में कब शुरू हुआ? 1871 के टाइम, और ये जहाँ जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से शुरू हुआ वो था बल्कान। ये टेंशन का मतलब तनाव शुरू हुआ। द बल्कान वाज द रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन था। कोई जगह हाई टेबल लैंड पे एग्जिस्ट करता था, कोई लो हिल पे, ठीक ना। और यहाँ पे एंड एथनिक वेरिएशन भी था, मतलब कलर, रेस और जाति, कास्ट, इन सब से भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन था लोगों के बीच, समाज के बीच। कंप्राइजिंग ऑफ द मॉडर्न डेज में रोमानिया, अभी का रोमानिया शामिल है, बल्गारिया शामिल था, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। और इसके जो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब इधर जो बल्कान्स के जो निवासी थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको स्लेव्स कहा जाता था। द लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो टर्किस को भी कॉन्कर किया था, ठीक ना, और जो ग्रीस को कॉन्कर किया था ऑटोमन एम्पायर, तो उसका लार्ज पार्ट बल्कान में एग्जिस्ट करता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म ऑफ बल्कान्स टुगेदर विथ disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive। तो जब रोमानवाद, प्राकृतवाद, रोमांटिक नेशनलिज्म की आइडिया बढ़ने लगी तो बल्कान तक भी पहुंची, और ये इसके साथ ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन मतलब विखंडन में बहुत ही ज़्यादा
योगदान दिया और ये इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव बना दिया है, ठीक ना। मतलब लोगों पे बहुत ज़्यादा विस्फोट के कारण, इस डिसइंटीग्रेशन, इस विघटन के कारण, इस विखंडन के कारण लोगों पे भी बहुत असर पड़ा, इसलिए ये रीजन को भी एक्सप्लोसिव बना दिया। एक सेकेंड। All through the 19th century, Ottoman Empire has sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. तो 19th century के टाइम ऑटोमन एम्पायर था, वो उसने क्या किया, इट साउट टू स्ट्रेटन इटसेल्फ, ये अपने आप को मजबूत करने का सोचा, ठीक ना। किसके द्वारा? मॉडर्नाइजेशन के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा, और इसमें इंटरनल रिफॉर्म्स मतलब सुधार किए जाएं। बट इसमें ऑटोमन एम्पायर को बहुत ही छोटी सी सक्सेस मिली, छोटी सी सफलता। बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, इसके कंट्रोल से जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे वो बाहर निकलने लगे, और मतलब ऑटोमन एम्पायर ने जिन यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर किया था वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। द बल्कान पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स for independence or political rights on nationality and use history to prove that they had once independent but subsequently been subjugated by foreign powers। तो बल्कान के जो लोग थे उन्होंने अपना दावा किया कि उनको इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट, जो राजनीतिक अधिकार, उनके हिस्ट्री से, इतिहास से मिलेगा, और जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हो गए, ये सब्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिज़ल्ट उनको इंडिपेंडेंस मिल गया फॉरेन पावर से। मतलब वे जब सबजुगेटेड थे फॉरेन पावर से, मतलब उस फॉरेन पावर के अधीन थे, इससे वे इंडिपेंडेंट हो गए। Hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggles as attempts to win back the long lost independence। तो जैसे ही बल्कान रीजन में फिर से फॉरेन पावर्स आने लगे, तो जो क्रांतिकारी नेशनलिस्ट थे बल्कान्स के, उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और काफ़ी सारी कोशिशें की, अटेम्प्ट्स किए, ताकि वो अपने बहुत लंबे समय के खोए हुए फ्रीडम को वापस पा सकें। एज अ डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर टेरिटरी आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कान एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकरार, इंटेंस मतलब गहरा। तो जैसे ही बहुत सारे स्लेव्स जो बल्कान रीजन में के निवासी थे और वो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने आइडेंटिटी को, मतलब अपना परिचय देने के लिए, अपने इंडिपेंडेंट नेशन के थ्रू अपना इंडिपेंडेंस पाने के लिए काफ़ी सारे संघर्ष किए, और बल्कान का एरिया में बहुत सारा वाद विवाद, टकराव होने लगे। द बल्कान स्टेट्स वर फियर्सली jealous of each other and each hope to gain more territory at the expense of others। तो आपने देखा कि मॉडर्न डे बल्कान में वैसे ही इतने सारे स्टेट्स थे, तो ये सब अपने आप से बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे एक दूसरे से, और प्रचंड ईर्ष्या, फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। और वो लोग चाहते थे, होप करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अपने कब्जे में, दूसरे के मुकाबले अपने कब्जे में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र ला सकें। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रिवैलरी। मतलब जो मामला था वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, गंभीर, उलझ गया, जब बल्कान के जो लोग थे उन्होंने एक बड़ा सा विरोध कर दिया
एक दूसरे के प्रति। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस रिवॉल्वरी मतलब होता है विरोध among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might। तो बल्कान रीजन में काफ़ी सारे फॉरेन कंट्री के लोग आते थे और उन पे अपना हुक्म चलाते थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भीषण विरोध हुआ यूरोपियन पावर्स के प्रति। उनका ट्रेड और कॉलोनीज भी अबॉलिश करने के लिए लोग मांगने लगे और उनका नेवल फोर्स और मिलिट्री को भी में भी काफ़ी झगड़ा होने लगा। दिस rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। तो ये सब जो भी विरोध है, रिवलरीज हैं, वे सब एविडेंट हैं। एविडेंट मतलब प्रूफ हैं कि बल्कान को कैसे इस प्रॉब्लम से, अपने ही स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से मतलब सुधार हुआ, ये सब कैसे सामने आए। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज keen on countering the hold of other powers over Balkan and extending its control over the area। तो आपने बचपन में बंदर और बिल्ली की कहानी तो सुनी होगी। दो बंदर थे, उसमें बिल्ली आती थी और उनका सारा मक्खन खा गई थी। तो वैसे ही जैसे ही बल्कान के खुद के स्टेट में झगड़े बढ़ने लगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, तो बाकी ये सब बाहर से स्टेट्स आए और वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि बल्कान का हम लोग ये सब रीजन काउंटर के थ्रू मुकाबला करके कनकर करने लगे और अपना एरिया को अब इन सारे एरिया पे अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने लगे, बढ़ाने लगे। दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सब जो रीजन्स थे उन्होंने ना एक मतलब वॉर की, लड़ाई झगड़ों की एक पूरी श्रृंखला ही तैयार कर दी इस बल्कान रीजन पे और ये लास्टली सब्सिक्वेंटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही भी कारण बना। ठीक, तो ये है अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। एट द टॉप एंजल्स वर सोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। टॉप पे हम देख सकते हैं एंजल्स हैं, एंजल्स मतलब परियां हैं, ये सब फ्रीडम का बैनर कैरी किए हुए हैं। फ्रीडम, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, फेडरेशन मतलब महासंघ। In the foreground, Britannia, the symbol of British nation, it is triumphantly sitting over the globe। तो जो ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया कौन है? वो एक फीमेल फिगर है ब्रिटिश नेशन की, ठीक ना। ये ना ग्लोब के ऊपर बैठी हुई है और वे अपनी विक्ट्री का पूरा चिन्ह दे रही हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड में विक्ट्री, ट्रायम्फेट हासिल कर ली है। द कॉलोनीज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल। तो जो कॉलोनीज है इन सबको किसके थ्रू? टाइगर्स के थ्रू, एलिफेंट्स के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू, प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन काल के जो लोग थे उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ, ठीक ना। और द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश नेशन प्राइड। तो डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व, जो वर्ल्ड में ब्रिटिश नेशन का जो अभिमान है, जो प्राइड है, उसी को बेसिस बनाया गया है उसके प्रभुत्व का पूरे विश्व में। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म। तो अब क्या हुआ? नेशनलिज्म लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी से नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो लिबर्टी और डेमोक्रेसी से हटने लगा और वो इम्पेरियलिज्म के साथ कंबाइन होने लगा, उसके साथ गठबंधन बनाने लगा, अलाइन करने लगा। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन
1914 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिज़ास्टर आया, आपदा आई। बट मीनवाइल तभी उसी समय मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। तो इसी समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने ना अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई थी पूरे दुनिया में, कभी अमेरिका में, इंडिया में तो खुद इंग्लैंड की कॉलोनी थी, हम लोग इंडियंस। तो ये सब हम लोग सब कोई मिलके, कॉलोनीज के सभी लोग मिलके इम्पेरियल डोमिनेशन, जो साम्राज्यों का जो प्रभुत्व था उसके खिलाफ विरोध करने लगे। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो ये सब जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन हुए थे, वो नेशनलिस्ट ही होंगे, खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। वो प्रेरित हुए थे अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। वो फॉग्ड हुए थे इन कॉन्फ्रोंटेशन विथ इम्पेरियलिज्म। वो अपने आप को गढ़ लिए थे, तैयार हो गए थे, फॉग्ड हो गए थे, ताकि वे इम्पेरियलिज्म, जो साम्राज्य के जो लोग हैं, जो मोनार्क्स हैं, उनके साथ आमना सामना कर सकें, कॉन्फ्रॉन्ट कर सकें। European ideas of nationalism were however replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। तो जो यूरोप का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो हर जगह दोहराने लगा, जैसे जैसे फ्रांस, जर्मनी को नेशन स्टेट्स बनने का मौका मिला, वो सब हर जगह दोहराने लगा, उनकी खुद की कॉलोनीज में भी दोहराया जाने लगा। और लोगों ने खुद का अपना विशेष वैरायटी भी बना दिया नेशनलिज्म का। कोई दूसरा साउथ अफ्रीका दूसरा ढंग से नेशनलिज्म को उसको मिला। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट कैम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। मतलब ये जो आइडिया था, ये जो विचार था कि समाज को, सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज, मतलब गठन होना चाहिए उनका नेशन स्टेट के रूप में, राष्ट्र के रूप में, ये हर जगह स्वीकार किया जाने लगा, एक्सेप्ट किया जाने लगा एज नेचुरल। मतलब ये सब प्राकृतिक रूप से ये सब होना ही चाहिए, और यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से भी ये नेशन स्टेट्स बनने चाहिए, जिसमें लोगों के बीच कलेक्टिव से नेशनल यूनिटी हो। ठीक, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अगले आने वाले चैप्टर में मिलेंगे।